2020 के प्राइमरी लेवल का जो पेपर है उसमें का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और कठिनाई स्तर क्या होने वाला है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक आप बने रहिएगा और सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। अभी इसका जो पैटर्न आया हुआ है एग्जाम का, जैसे कि जो ये देखिए यहाँ पर आ गई है, मार्गदर्शी सिद्धांत के नियम 7.4 का संलग्नक आ गया है कि संरचना क्या होगी और विषय सूची क्या होगी। यह आया है, पूरे 43 पेजेस का है और इसमें पूरा डिटेल कवर किया गया है क्या क्या होने वाला है इसमें। तो हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, बाकी सब तो डिटेल आप जान चुके हैं, क्योंकि जब परीक्षा का फॉर्म फिल करने के बारे में मैंने आपको बताया था तो सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में अगर पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं, क्लास 1 to 5 यानी प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होती है, प्राइमरी के टीचर के लिए जो परीक्षा होती है वह होती है पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 में टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न भी 150 होंगे और अंक भी 150 होंगे और परीक्षा का जो समय होगा वह भी 150 मिनट होगा। तो टोटल क्या है 3150, मतलब कि प्रश्नों की संख्या भी 150, अंकों की संख्या भी 150 और समय भी 150 मिनट। ठीक है, तो देखो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग होता है बाल विकास और शिक्षण विधि, यह 30 प्रश्न होते हैं 30 अंक के। उसके बाद दूसरा होता है भाषा, प्रथम भाषा हिंदी होती है क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है, तो इसलिए सबसे पहली जो भाषा ली जाती है वह हिंदी है और 30 प्रश्न होते हैं 30 अंक के, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद दूसरी भाषा में आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। और इसके बाद अगर गणित होता है, गणित भी 30 नंबर के होते हैं और पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर के और 30 क्वेश्चन, और टोटल इस तरह से हो जाता है 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। ठीक, 2.5 घंटे का पेपर होता है। अब हम बात कर लें, सभी पेपर जो क्वेश्चन होंगे वह बहुविकल्पीय होते हैं, नकारात्मक मूल्यांकन यानी निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा, मैंने सबसे पहले लिखा है 2020 और 21। वजह यह है कि यह परीक्षा तो 2020 वाली है, लेकिन चूंकि एक साल में एक ही बारी परीक्षा की जाएगी, तो अगर बात करें 2021 की तो अब 2021 में दूसरी परीक्षा नहीं होगी टेट की, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है कि 2020 और 21। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो भी पैटर्न है, जो पेपर होने वाले हैं उसकी। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पहले पेपर की, सबसे ज़्यादा अगर स्कोरिंग कहें तो स्कोरिंग पार्ट भी यही होता है, सबसे ज़्यादा स्कोर भी दिलवाता है और कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा यही क्रिएट करता है। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको अगर हम देखें तो 30 प्रश्न होते हैं इसमें, और इन 30 प्रश्नों में सबसे पहला पार्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। विषय वस्तु इसका देखें तो बाल विकास का विषय वस्तु, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। उसके बाद दूसरा हो जाता है इसमें बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। अच्छा, मुझे आपको एक चीज और बता देनी है कि यहाँ पर जो पेपर होगा ना, उसका कठिनाई का स्तर होगा इंटरमीडिएट। ठीक है, कठिनाई का स्तर इंटरमीडिएट होगा, लेकिन अगर हम बात करें इसकी जो पेपर का सिलेबस होगा वह सिलेबस क्लास 1 to 5 का ही होगा। मैं आपको उसको दिखा देती हूँ कि जहाँ यह बताया गया है कि यह, और इसका जो एग्ज़ाम होगा तो यह एग्ज़ाम होगा पूरे 5 सालों के लिए वैलिड होगा। अभी यही है कि यह एग्ज़ाम 5 सालों तक के लिए, इसका जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो 5 सालों के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर देखो प्रश्न पत्र 1, अगर ये तो प्रश्न पत्र द्वितीय की बात कर रहा है, अगर हम प्रश्न पत्र 1 की बात करें तो देखो प्रश्न पत्र 1 के लिए परीक्षा में प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे। यानी प्राथमिक विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है क्लास 1 to 5 का,
उसी पर आधारित होंगे, उससे अलग कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होगा, लेकिन उनका कठिनाई स्तर और संयोजन इंटरमीडिएट स्तर का होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल 1 to 5 की सारी बुक्स पढ़ लेने से होगा या 6 to 8 का पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं, इसका जो कठिनाई स्तर है वह जाएगा इंटरमीडिएट तक, और जो प्रश्न होंगे वे इंटरमीडिएट के हो सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक होंगे वे सभी टॉपिक होंगे जो क्लास 1 to 5 में हैं। कैसे होंगे तो हम उनको आपको समझाते हैं, चलिए देख लेते हैं वो कैसे होगा। देखो यहाँ पर हम बात करें, आते हैं दूसरे टॉपिक में हम समावेशी। ये तो अगर बात करो हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी में हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। अब क्लास 1 to 5 में अगर स्वर व्यंजन की बात करें तो सिर्फ बोलना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, ठीक, स्वर और व्यंजन पता है। लेकिन अब जब हम क्लास 12 तक जाते हैं तो इन स्वरों को कितने रूपों में विभाजित किया गया है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, और इन स्वरों के कौन कौन से नाम दिए गए हैं, और कौन से स्वर तालु से बोले जाते हैं, कौन से मूर्धा से बोले जाते हैं, इन सब का जो विभेदीकरण है वह हमारा 12th लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला तो हमें क्लास 1 to 5 में है, क्लास 1 में और 2 में है, क्लास 1 में ही है सिर्फ हिंदी वर्णमाला, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी कठिनाई स्तर की इंटरमीडिएट लेवल, तो वहाँ पर यह जाके विभाजित हो जाती है। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें वाक्य रचना की, तो छोटे बच्चों को वाक्य रचना बताया जाता है, लेकिन इस वाक्य रचना के भेद क्या हैं, कौन कौन से वाक्य के भेद हैं जो मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, कौन कौन से भाग हैं इसके, उनकी जानकारी यहाँ पर। ठीक, हिंदी की सभी ध्वनियों में पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श, स और श, व, ब, व, ढ, ड, ड़, छ, छ, ड़ तथा न की ध्वनियां, इनका कहाँ से उत्पन्न होती हैं, हम कैसे इनको बोलते हैं, और किस भाग का हम प्रयोग करते हैं, मुख के किस भाग का प्रयोग करते हैं इनको बोलने के लिए, इन सब का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो टॉपिक है वो सब कहाँ से होगा, क्लास 1 to 5 का होगा, लेकिन जो उसका लेवल होगा, उसकी कितना टफ होगा, कठिनाई स्तर जो है वह इंटरमीडिएट की होगी। ठीक है, तो यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि हम उस पर थोड़ा सा फोकस अगर कम करते हैं तो हमें इसमें दिक्कत आ जाती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैप्टर्स, वजह इसकी ये है कि ये सभी पार्ट जो हैं सुपर टेट के जो 14 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जो 14 सब्जेक्ट्स मिलके एक पेपर होता है सुपर टेट का, उसमें ये पांचों ही पार्ट रहते हैं। तो इसलिए टेट में आप जितना बेहतर प्रिपरेशन करते हैं, आपको सुपर टेट में उतना आपका सुपर टेट इजी हो सकता है। ठीक, तो यह है, देख लो एक बार मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ इसका क्या है, सिलेबस क्या है। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं, उसके बाद सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, अधिगम और अध्यापन। ठीक, ये सभी पार्ट आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो डीएलएड के जो 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट पेपर 1, 2, 3, 4, 5 to 8, जो शिक्षण के विषय हैं, 8 पेपर, जो सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उन सभी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यह आपके लिए कठिन नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ वहीं से है। हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है कि यूपी टेट की, यूपी डीएलएड की जितनी भी किताबें हैं ना, उसमें बहुत ही थोड़ा सा उन्होंने बताया है, उसको डिटेल में नहीं बताया। जैसे कि बीएड में हर चीज़ काफ़ी डिटेल में बताई गई है, लेकिन यहाँ पर शिक्षण अधिगम को डिटेल में नहीं बताया जाता है डीएलएड में। तो टॉपिक तो सब कुछ डीएलएड से मिल जाता है, लेकिन जो लेवल है, जो पूछा जाता है, वह सब कुछ डीएलएड में नहीं मिल पाता है। ठीक, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं, अगर बात करें हिंदी की, तो पहला भाषा जो है, पहली भाषा वो क्या है, हिंदी है, 30 नंबर के। इन 30 नंबर को बांटा गया है 2 भागों में। ठीक है, हर पार्ट को, अगर हम पहले पार्ट की बात छोड़ दें, पहला पार्ट जो हमारा है शिक्षण अधिगम, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो पार्ट 2, 3, 4 और 5, ठीक है, भाषा 1, भाषा 2, उसके बाद गणित और पर्यावरण अध्ययन, इन चारों भागों को 2-2 भागों में बांट दिया गया है नंबर के अनुसार। ठीक है, जैसे कि 30 प्रश्न हैं, तो इस 30 प्रश्न में 15 प्रश्न हो जाते हैं विषय वस्तु के, ठीक है,
मतलब कि ग्रामर के। और उसके बाद 15 प्रश्न जो हो जाते हैं वो भाषा मतलब कि अध्यापन से जुड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो टीचिंग से रिलेटेड 15 होते हैं और 15 होते हैं अपने सब्जेक्ट के, ठीक। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है इनको कि 15 नंबर में तो आपको वो सब कुछ पूछेगा कि आपको कैसे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है आपकी, और 15 नंबर में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, आपकी टीचिंग नॉलेज क्या है, उसको जानने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम दूसरी भाषा की बात करें तो आप इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो मोस्टली होता है कि डीएलएड में जिसने उर्दू लिया होता है वो यहाँ पर उर्दू लेते हैं, और संस्कृत और इंग्लिश में आपका जो भी बेटर है आप ले सकते हैं। अगर हम पिछले साल की पेपर्स की बात करें तो इंग्लिश इजी हो जाता है संस्कृत की अपेक्षा। वजह ये होती है कि इंग्लिश आपने हमेशा से पढ़ा होता है और संस्कृत आपने काफ़ी दिनों बाद, क्लास 8th के बाद तो लगभग सभी लोग संस्कृत छोड़ देते हैं, काफ़ी कम लोग संस्कृत आगे लेके चलते हैं, और उसके बाद अचानक डीएलएड में संस्कृत को थोड़ा सा ही पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश इजी हो जाती है और संस्कृत थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करें भाषा के बाद, अगर हम बात करें गणित की, तो गणित में भी वही है। सभी जो चीज़ें हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स जो हैं वो क्लास 8th लेवल तक के हो जाते हैं, लेकिन वही है कि इन्होंने कहा है कि इसका लेवल जो होगा मतलब कठिनाई स्तर जो होगा वह इंटरमीडिएट लेवल का होगा। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो जैसे कि साधारण ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, ये सब कुछ अगर बात करें तो यह क्लास 8th तक की बुक में आपको आसानी से मिल सकता है। और उसके बाद 15 नंबर में आ जाता है अध्यापन संबंधी मुद्दे, जो कि बात करें तो गणितीय या तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। और आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब बात करें पर्यावरणीय अध्ययन की, तो देखो पर्यावरणीय अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, इस चारों चीज़ें आ जाती हैं, मतलब 5 चीज़ें आ जाती हैं। विज्ञान भी होता है, इतिहास भी होता है, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण। तो इसके लिए 6 to 8 की जो बुक होती है वहाँ से यह लेवल लेते हैं, उसका लेवल जो लेते हैं ये वहाँ से लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, यहाँ पर जो क्लास 5th तक तो ये है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, लेकिन इसको यहाँ बहुत डिटेल में नहीं बताया गया। लेकिन वही भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्लास 6, 7, 8 की विज्ञान की बुक में भी है, और वहाँ पर इसमें इसको थोड़ा डिटेल में बताया गया है। और जब हम 9th और 10th की बात करते हैं तो वहाँ पर ये और भी ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। उसके बाद मेला, हमारा परिवेश, पेड़ पौधे एवं जंतु, तो ये सब अगर कठिनाई स्तर की बात करें कि अगर ये इंटरमीडिएट जाता है तो फिर हो सकता है टफ हो जाएगा, 10th लेवल तक जाता है तो थोड़ा इजी हो सकता है आपके लिए, ठीक। उसके बाद अगर बात करें संविधान की, तो संविधान से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, मतलब कि अगर 10th लेवल तक भी अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल जो लिखा है, अगर आप 10th लेवल तक भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इसको बेहतर स्कोर कर सकते हैं इसमें, ठीक। उसके बाद 15 नंबर में आ जाएगा अध्यापन संबंधी मुद्दे, कि पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, और क्या इसका लाभ है, और सबको हम जोड़ के एक साथ पर्यावरण अध्ययन में क्यों पढ़ाते हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, शिक्षण सामग्री या उपकरण हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, पर्यावरण के अध्ययन के लिए, और पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो ये सब कुछ आने वाला है। और अभी जो देखो 25 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इन सबको पढ़ने में भी। तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर हम बुक्स की बात करें या बात करें कि आप इसको कहाँ से पढ़ेंगे, तो देखिए इन सब के लिए अगर सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं तो आप YouTube से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर बाल विकास एवं शिक्षण विधियां की बात करो तो आप इसे YouTube से बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद आप पेपर सॉल्व करिए, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो उनको लेकर आप 4 से 5 सालों के जो हैं, या फिर आप चाहें तो 2011 से हो रहा है सॉरी
तो 2011 से लेकर अब तक के जितने पेपर्स हैं उनको सॉल्व अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक। और अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो आप माध्यमिक की, जैसे इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी है, आपको इसके लिए जो बुक्स पढ़नी है वे बुक्स हैं आपकी एससीईआरटी की। तो अगर आप एससीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हो सके मार्केट में भी मिल जाएंगी, अगर आपके आसपास में स्कूल हैं, बच्चे हैं जो पढ़ते हैं प्राइमरी में, तो आप उनकी बुक्स को लेकर भी देख सकते हैं और उस बुक से आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। कहीं और से पढ़ने से बेहतर होता है कि आप रियल की बुक लेके पढ़ें, जो चीज़ें आपको बुक में नहीं मिल सकती हैं। या फिर जैसे कि अगर हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ की, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम बीएड की बात करें तो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, और अगर हम डीएलएड की बात करें तो बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है कि आप कौन सा पढ़ेंगे, डीएलएड वाले बीएड नहीं पढ़ सकते, बीएड वाले डीएलएड नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे यूट्यूब से पढ़ लें। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे भाषा हो गया, गणित हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो इनके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे अगर लेखक के बारे में जानकारी लेनी है आपको, तो यह लेवल क्लास 6 to 8 के जो बुक्स हैं उनके जो राइटर्स हैं उन्हीं के राइटर्स के बारे में पूछेंगे। अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, हर बार क्वेश्चन आते हैं लेखक से जुड़े हुए 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनके लिए बेहतर होगा कि आप 6 to 8 की जो भी किताबें, 8th तक की तो किताबें आप ले ही लीजिए, और इन किताबों से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो और अगर मैथ की बात करूँ तो क्लास 6, 7, 8 की जो एससीईआरटी की मैथ की बुक्स हैं काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है उनको तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं और सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं वहाँ से। और लेवल अगर आगे बढ़ना है तो अगर जैसे कि जिन्होंने डीएलएड किया है या बीएड किया है और उनका मैथ छूटे हुए, क्लास 8th के बाद उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा या 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है कि आप क्लास 6 से बुक को उठाइए और 6 to 10th तक की आप मैथ को सॉल्व कर लीजिए, तभी आप इसे कर पाएंगे। ऐसा अगर यूट्यूब से सिर्फ आप इसको करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सबको, परीक्षा का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कठिनाई का स्तर क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ हम बातें कर चुके हैं। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप जो कुछ बताते हैं तो उससे मुझे पता चलता है कि आप क्या जानना चाहते हैं।